हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पढ़ रहे हैं 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इसके जो बाकी टॉपिक हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियोस में कवर करवा चुका हूं। इस वीडियो में आज अपने पढ़ेंगे वाष्पीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। तो देखो दोस्तों, वाष्पीकरण है क्या, पहले उसको समझने के लिए अपने एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने जब पानी को खुला छोड़ते हैं तो अपने देखते हैं भी अगर धूप में पानी को खुला छोड़ दिया जाए तो पानी की जो मात्रा है, जो आयतन है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अपने गीले कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो उनके अंदर जो पानी होता है वो कहाँ गया? या अपने पानी को खुला छोड़ दें तो पानी की मात्रा कम कैसे हो गई? पानी कहाँ गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। व्यवहारिक भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने कह सकते हैं भी जब अपने जल को खुला छोड़ देते हैं, थोड़ी बहुत गर्मी है या धूप है, और अपने जल को क्या कर दें? खुला छोड़ दें, तो जल की कुछ मात्रा जो है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? वाष्प में। और वाष्प में परिवर्तित होकर कहाँ चली जाती है? वातावरण में चली जाती है। जल की कुछ मात्रा का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब जल की कुछ मात्रा धीरे धीरे निकलकर कहां जा रही है? वातावरण में। तो कॉमन सी बात है भी, खुले जल का जो आयतन है वो क्या होगा? कम होगा। और गीले कपड़ों में से जब पानी बाहर निकलेगा वाष्प के रूप में तो गीले कपड़े क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। तो ये है दोस्तों वाष्पीकरण। तो पहले अपने वाष्पीकरण की परिभाषा देखते हैं भी वाष्पीकरण को अपने डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कह, एक मिनट दोस्तों, हमने देखते हैं स्क्रीन पूरी आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखो दोस्तों, मैंने एक वर्ड जोड़ा है इस परिभाषा में, ये क्वथनांक से कम ताप पर। इसका क्या मतलब है? देखो दोस्तों, अपने लास्ट वीडियोस में अवस्था परिवर्तन पढ़ा था, और अवस्था परिवर्तन में अपने देखा था भी अगर किसी द्रव को क्वथनांक पर, क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर वो द्रव से किस में बदल जाए? वाष्प अवस्था में बदल जाए, उस ताप को अपने क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अगर अपने क्वथनांक पर उसको गर्म कर देते हैं तो कॉमन सी बात है वो द्रव से किस में बदलेगा? वाष्प में। तब उस क्रिया को वाष्पीकरण न बोलकर क्वथनन कहते हैं। क्या बोलते हैं उस क्रिया को? वाष्पीकरण न बोलकर क्वथनन कहते हैं। वाष्पीकरण में आप उसका ताप क्वथनांक तक नहीं करते हो। जैसे देखो, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं पानी को क्वथनांक पर गर्म कर दूं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दूं, तो पानी किस में बदल जाएगा? पूरा का पूरा भाप में, वाष्प में। यह क्रिया कहलाएगी क्वथनन। इसे वाष्पीकरण नहीं बोल सकते। पर अगर पानी जो है खुला पड़ा है और 100 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर, यानी क्वथनांक जितना ताप नहीं हो, पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, उससे कम ताप पर पानी धीरे धीरे अपने आप ही वाष्प में बदल रहा है, तो उसे क्वथनन न कहकर अपने क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखो दोस्तों, इसका कारण क्या है? फिर ये वाष्पीकरण हो कैसे रहा है, इसको समझते हैं अपने भी। वाष्पीकरण हुआ कैसे? देखो दोस्तों, पहले अपने समझ लेते हैं फिर लिखते हैं भी। आपने जल को खुला छोड़ दिया। अब इसमें तो अपने देखा, क्वथनन में तो ये चीज थी अपने गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, ऊर्जा अपने देते हैं, तब जो है जल के कण किस में बदलते हैं? द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलते हैं। अब पानी जैसे खुला छोड़ा हुआ है तो अपने उसको गर्म थोड़ी कर रहे हैं, फिर उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो दोस्तों, ऊर्जा कहाँ से ले रहे हैं? परिवेश में, वातावरण में जो उष्मीय ऊर्जा होती है,
ताप के रूप में जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, उस ऊष्मीय ऊर्जा को कौन यूज करते हैं? जल के अणु यूज करते हैं, जल के कण यूज करते हैं, और उस ऊष्मीय ऊर्जा यानी ताप को वो यूज कर किस में बदल जाते हैं? वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा भी वाष्पीकरण अपने आप होता कैसे है, कहां से मिलती है इनको ऊर्जा, ये ऊर्जा कहां से लेते हैं? परिवेश से लेते हैं। या तो परिवेश से लेंगे या जो जल हैं, जल के जो बाकी अणु हैं उनसे लेंगे। जो जल के अणु बाहर निकलेंगे वो अपने पड़ोसी अणुओं से क्या ले लेंगे? ऊर्जा लेके बाहर निकल जाएंगे। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे अपने, जल के अणु परिवेश या वातावरण से ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब ताप हो गया एक तरीके से, ताप लिख देता हूं ब्रैकेट में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब देखो दोस्तों, उनको ऊर्जा मिल गई है। अब ऊर्जा मिल गई तो क्या होगा? ऊर्जा मिलने से, अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, ताप बढ़ाने से यानी गर्म करने से, आपने पानी को गर्म होते हुए देखा होगा कैसे भागने लग जाते हैं, यानी उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऊर्जा ग्रहण करते हैं जिससे जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखो दोस्तों, गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो टिक्के तो बैठने वाले हैं नहीं, अब भागेंगे, और भागेंगे तो उनके बीच का जो आकर्षण है वो क्या होगा? उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा? अब वो लगातार भाग रहे हैं तो आकर्षण क्या हो जाएगा? कम, और आकर्षण कम होने से बाहर निकल जाएंगे यानी वातावरण में उड़ जाएंगे, और ये क्रिया ही क्या है? वाष्पीकरण है, जिससे जल के अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। जल के अणु आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होकर वातावरण में चले जाते हैं या उड़ जाते हैं। ये है दोस्तों वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण हुआ कैसे? यानी वाष्पीकरण होने के लिए इतना तो श्योर है, वाष्पीकरण नाम का मतलब ही क्या है? जल के कुछ अणु वाष्प में बदलकर बाहर निकलेंगे। अब वो जल के अणु वाष्प में बदलेंगे तो उनको थोड़ी बहुत ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा कहाँ से ले? वो लेंगे परिवेश से, ऊर्जा लेंगे। परिवेश से जब ऊर्जा लेंगे तो ऊर्जा लेने से कॉमन सी बात है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टिक्के नहीं बैठेंगे और आकर्षण को तोड़कर बाहर निकलेंगे, यानी अपने साथ वाले जल के अणुओं से जो उनका आकर्षण है उसे तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने को ही, वाष्प के रूप में बाहर निकलने को ही क्या कहेंगे? अपने वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अपने वाष्पीकरण। तो ये है दोस्तों वाष्पीकरण, और ये है वाष्पीकरण का कारण। अब देखो दोस्तों, जब जल के अणु वाष्प में बदलने के लिए ऊर्जा लेते हैं तो ऊर्जा लेने, अब ऊर्जा कहां से लेंगे? वो परिवेश से। ऊर्जा मोस्टली किस रूप में ली जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा या ताप के रूप में ली जाती है। तो देखो दोस्तों, जब वो ऊर्जा लेंगे तो परिवेश की ऊर्जा को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? अब देखो दोस्तों, उन्होंने परिवेश की क्या ली है? ऊर्जा, और ऊर्जा लेकर खुद तो वाष्प में चेंज होकर बाहर निकल गए, पर उन्होंने इस प्रक्रिया में परिवेश यानी जो वातावरण है उसकी ऊर्जा को क्या कर दिया है? उसकी ऊष्मीय ऊर्जा यानी ताप को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। इसलिए दोस्तों वाष्पीकरण के कारण अपने को क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है, कूलिंग यानी शीतलता महसूस होती है। वो अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए भी वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस क्यों होती है, शीतलता महसूस क्यों होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जब जल के अणु वाष्प में बदलते हैं तो वे क्या करते हैं? आसपास की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और जिससे परिवेश या आसपास की ऊर्जा कम हो जाती है, और ऊर्जा यानी ताप के कम होने से, परिवेश का तापमान कम होने से आपको क्या महसूस होती है? ठंडक या शीतलता महसूस होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं फिर अपने आगे। देखो दोस्तों,
इसके बाद अपने पढ़ेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद अपने देखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो कारक कौन से अभी कब वाष्पीकरण ज्यादा होगा और कब वाष्पीकरण कम होगा। तो देखो दोस्तों, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो देखो दोस्तों ऐसे कौन से कारक हैं। पहला कारक अपने लेते हैं ताप। पहला कारक क्या लिया आपने, ताप ले लिया। तो देखो दोस्तों कॉमन सी बात है भी, अगर आपने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने से जैसे पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से कण भागने लग जाते हैं। ताप बढ़ाने से जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो टिके नहीं बैठेंगे, आकर्षण को पार करके क्या होंगे, बाहर दौड़ेंगे। और बाहर दौड़ने को ही, बाहर दौड़ने का मतलब ही क्या है, कौन सी क्रिया होगी, वाष्पीकरण। यानी आप जितना ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वो उतना ही बाहर निकलेंगे आकर्षण को तोड़कर, यानी वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। यानी अपने ये कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है और ताप कम करने पर वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। तो देखो दोस्तों इसको अपने लिख देते हैं, ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, यानी वाष्पीकरण फास्ट हो जाएगा, ज्यादा होगा। ताप बढ़ाने पर जल के, अब कारण बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है वो नीचे बता देते हैं। ऊपर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, नीचे अपने कारण देख रहे हैं। ताप बढ़ाने पर जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे आकर्षण बल को तोड़कर वाष्प अवस्था में तेजी से परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। देखो दोस्तों ये है इसका कारण। यानी कहने की बात यह है, ताप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी उतना ज्यादा जल्दी आकर्षण बल टूटेगा, और आकर्षण बल टूटने का मतलब है जल्दी वो कहां जाएगा, बाहर निकलेगा, वाष्प अवस्था के रूप में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा। तो ये तो है दोस्तों पहला प्रभाव, ताप का प्रभाव। दूसरा प्रभाव अपने देखते हैं सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल मतलब आपने पानी को रखा कितने क्षेत्रफल में है, कम जगह में फैलाया हुआ है या ज्यादा जगह में फैलाया हुआ है। तो देखो कॉमन सी बात है दोस्तों, एक तो अपने बड़े बर्तन में पानी को रखें और एक छोटे से बर्तन में रखें, तो ज्यादा ऊर्जा कहाँ मिलेगी। अब बड़ा बर्तन जो होगा उसमें जो ऊपर से पृष्ठ खुला होगा वहां पर जल के अणुओं को ऊर्जा क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो ज्यादा वो किस में चेंज होंगे, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे। अब अगर बर्तन छोटा है तो उसमें जो ऊपर मुक्त पृष्ठ होता है, जो ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है जो वातावरण के संपर्क में है, वहां पर जल के अणुओं को जो ऊर्जा है वो क्या मिलेगी, बड़े बर्तन की तुलना में क्या मिलेगी, कम मिलेगी। यानी क्षेत्रफल कम होने पर जल के अणुओं को ऊर्जा कम मिलेगी, और ऊर्जा कम मिलेगी तो वो कम वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे। यानी अपने कह सकते हैं सतह का क्षेत्रफल जो है वो किस तरह से प्रभावित करता है दोस्तों, सतह का, एक मिनट दोस्तों इसको सही लिखते हैं थोड़ा, द्रव के मुक्त पृष्ठ के सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर जल के अधिक अणुओं को ऊर्जा
प्राप्त होती हैं, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया भी अधिक होती है, अधिक होती हैं। अब देखो दोस्तों, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा ऊर्जा बढ़ेगी फिर आकर्षण बल तोड़ेंगे फिर बाहर निकलेंगे। अब आप इतना तो समझ ही गए भी ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टिक के नहीं बैठेगा, बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा किस रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। तो देखो दोस्तों भी अगर आपने द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है, जैसे देखो दोस्तों एक तो छोटा सा बर्तन है बिल्कुल ही इस तरह से, और एक बहुत बड़ा बर्तन है इस तरह से, तो यहां देखो पानी, इतना ही पानी संपर्क में आएगा सिर्फ ऊर्जा के। यहां पानी की मात्रा क्या आएगी, ज्यादा संपर्क में आएगी, और ज्यादा पानी की मात्रा संपर्क में आने से ज्यादा जल के अणुओं को ऊर्जा मिलेगी और ज्यादा जल के अणु बाहर निकलेंगे। यानी अगर द्रव के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो जल के अधिक अणुओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी अपने कह सकते हैं सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है और सतह का क्षेत्रफल कम करने पर वाष्पीकरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे गीले कपड़ों को खोलकर सुखाने पर जल्दी सूखना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों, वर्षा के बाद सड़क का जल्दी सूखना। अब देखो दोस्तों ये क्या है, ये दोनों इसी पर आधारित है। एक तो अपने गीले कपड़े को जैसे है निचोड़ के इकट्ठा करके सुखा दें, और एक गीले कपड़े को अपने खोल के सुखाएं, तो कौन सा जल्दी सूखेगा? जब खोल के सुखाएंगे तो जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि खोल के सुखाने पर उसका सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कपड़े का ज्यादा भाग जो है वो किसके संपर्क में आएगा, वातावरण के, जिससे कपड़े में जल के अणुओं को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और ज्यादा जल बाहर निकलेगा वाष्प के रूप में। ज्यादा जल यानी जल्दी निकलेगा जल जो है वाष्प के रूप में, जिससे कपड़े जल्दी सूखेंगे। वही चीज वर्षा के बाद सड़क का जल्दी सूखना। अब बारिश हुई है, सड़क क्या होती है, खुली चौड़ी होती है, मतलब उसका सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और सड़क जो है वो क्या हो जाती है, जल्दी सूख जाती है। तो दोस्तों एक अगले चलते हैं, अगले पॉइंट फैक्टर की ओर अपने। अगला है आर्द्रता। अब ये आर्द्रता क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ह्यूमिडिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब ये आर्द्रता होती क्या है, पहले तो देख इसको समझते हैं अपने दोस्तों। भी अपने को ये पता है भी जब जल को अपने खुला छोड़ देते हैं तो जल की कुछ मात्रा वाष्प में परिवर्तित होकर कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में यानी वातावरण में चली जाती है। वातावरण में जल वाष्प की जो मात्रा होती है उस मात्रा को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता। यानी वातावरण में कितना पानी वाष्प के रूप में उपस्थित है उस पानी की मात्रा को, उस जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। मतलब वायु में जल वाष्प की मात्रा है कितनी, कितनी वाष्प पर भाप उपस्थित है, उस मात्रा को ही अपने क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब देखो दोस्तों अपने ये कह सकते हैं यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक, अगर मैंने ये बोला आपको भी वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब आप क्या समझोगे भी आर्द्रता भी क्या है, अधिक है। कॉमन सी बात है, अगर वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो अपने क्या कहेंगे, जल वाष्प की मात्रा को ही तो अपने क्या कह रहे हैं, आर्द्रता कह रहे हैं। अगर वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी तो अपने कहेंगे आर्द्रता भी अधिक है, और अगर वायु में जल वाष्प की मात्रा कम है तो अपने क्या कहेंगे भी आर्द्रता भी क्या है, कम है। आर्द्रता भी क्या है,
कम है। अब देखो दोस्तों, ये तो है आर्द्रता। भी आर्द्रता है क्या? वायु में जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं? अपने आर्द्रता कहते हैं। अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो आर्द्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा कम है तो आर्द्रता क्या होगी? कम होगी। अब बात करते हैं दोस्तों भी आर्द्रता का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखो दोस्तों, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर आपको यहाँ वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर कम होगी। ये ध्यान रखना है दोस्तों, उल्टा होता है। वायु में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। ये ध्यान रखना है दोस्तों भी, अगर वायु में आर्द्रता ज़्यादा है यानी जल वाष्प की मात्रा पहले से ही ज़्यादा है तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। और अगर वायु में जो आर्द्रता है वो कम है यानी पानी की मात्रा पहले से ही वायु में कम है यानी गर्मी है, तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों भी किस समय वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, सर्दियों में या गर्मियों में? गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में शुष्क जलवायु होती है बिल्कुल ही। जो अपना वातावरण है वायु में जलवाष्प की मात्रा बिल्कुल न के बराबर होती है, इसलिए वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। यानी गर्मी में इधर उधर पानी डाल दिया जाए तो फटाफट उड़ जाएगा वो। पर सर्दियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में वातावरण में कुछ न कुछ जलवाष्प ओस के रूप में बूंदें होती हैं, जिससे अगर पानी डाल दिया जाए तो जल्दी सूखता नहीं है। यानी वाष्पीकरण जो है वो इतना तीव्र गति से नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों कारक आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले कारक की ओर। देखो दोस्तों, अगला कारक क्या है? पवन की गति यानी वायु का वेग, या वायु का वेग लिख सकते हैं अपने, वायु का वेग या पवन की गति, कुछ भी लिख सकते हैं इसको अपने। मतलब कहने की बात है हवा कितने वेग से चल रही है। अब देखो दोस्तों, सोचने वाली बात है भी, अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो वो जल के जो अणु हैं उनको क्या करेगी? उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाएगी और उनको साथ में उड़ा के ले जाएगी वातावरण में, जिससे वाष्पीकरण की क्रिया अपने आप ही क्या होगी? जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर अपने आप ही हवा के साथ उड़ गया, तो वाष्पीकरण की क्रिया अपने आप ही क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हवा नहीं चल रही है तो आपने देखा होगा, एक तो तेज हवा में अपने कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेज हवा वायु जो है वो जल के कणों को वाष्प के रूप में परिवर्तित करके उड़ा के ले जाती है साथ में। अगर हवा नहीं चल रही है तो कपड़े थोड़े लेट सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हवा चल नहीं रही, जल के कण जो है वो आराम से धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होंगे और हवा चलेगी तो उनको फटाफट उड़ा के ले जाएगी। यानी यहां से अपने को ये बात समझ में आ गई भी, वायु का वेग बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, भी वायु का वेग बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु का वेग अधिक होने पर वायु जल के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित कर अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। मतलब समझने के लिए लिख दिया मैंने आपको, उड़ाकर ले जाती हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तेज हवा में गीले कपड़ों का जल्दी सूखना।
ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। भी वायु का वेग यानी हवा का वेग बढ़ने पर वाष्पीकरण क्रिया क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वह जल के जो अणु हैं कण उनको उड़ा के ले जाएगी, और यही तो वाष्पीकरण है। भी जल जो है वाष्प के रूप में कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाए, वातावरण में चला जाए। तो अपने दोस्तों आज पढ़ा वाष्पीकरण है क्या, वाष्पीकरण का कारण क्या है, और वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अपने 4 कारक पढ़े। ताप, पहले नंबर पर हमने पढ़ा ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा सतह का क्षेत्रफल, यानी द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। अगर आपने उसको छोटे बर्तन में रखा है तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। तीसरे नंबर पे पढ़ा आपने आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, वायुमंडल में या वायु में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अगर पहले से ही आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, और अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा। और चौथा कारक अपने पढ़ा वायु का वेग। वायु का वेग बढ़ने पर जो दोस्तों वाष्पीकरण जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में वाष्पीकरण पर जितने भी एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में 9th के अंदर लगभग 10-12 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन सबको अपने अच्छे से और उनकी व्याख्या सहित यहाँ पे सोल्व करेंगे। और अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे अपने साथ जुड़ पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।